हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी फॉर फॉर लर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी की एक स्पेशल डिमांड थी कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर सर आप कोई क्लास क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं, सर प्लीज़ कुछ तो बताइए। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लेकर मैंने दोस्तों कल एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिस पर आप सभी का मुझे जो है रिस्पॉन्स मिला था कि सर जल्दी से जल्दी लेकर के आएँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों की वजह से थोड़ा शेड्यूल मेरा टाइट था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, अरेंज किया आप लोगों के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें दोस्तों हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और उसके साथ दोस्तों हम कवर करने वाले हैं जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों उससे पहले 2 मिनट में आप लोगों के लेना चाहता हूँ जिससे कि दोस्तों आप सभी को पूरा का पूरा पता चल जाए कि आखिर हम करने क्या वाले हैं। दोस्तों बात क्या होती है, शुरू से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक दोस्तों हम जो पढ़ते आए हैं, जैसा कि आप सभी पढ़ते हैं, हम दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट वाइज पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को कई कई जगह आप लोग गए होंगे, कोचिंग सेंटर्स में पढ़े होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको कंसेप्ट पढ़ाने की कोशिश की जाती है कि अगर आपको ये कंसेप्ट आते हैं तो आप क्वेश्चंस को बना लेंगे। बिल्कुल अच्छी बात होती है, उस बात से मैं सहमत हूँ और इस बात को मैं कंसीडर भी करता हूँ। लेकिन दोस्तों इस बात को हम भूल जाते हैं कि जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, रैंडमली हमारे सामने क्वेश्चंस आ जाते हैं। कोई फिजिक्स का क्वेश्चन आता है, कभी बायोलॉजी से क्वेश्चन आ जाता है, तो कभी केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाता है। तो उस वक्त जब हमारे सामने कंप्यूटर पे एक 200 क्वेश्चन होता है, 4 उसके ऑप्शन होते हैं, तो उस टाइम दोस्तों हमारे सारे के सारे कंसेप्ट धरे के धरे रह जाते हैं। तो वो क्यों होता है, उसका रीजन दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। वो इसलिए होता है क्योंकि हम क्वेश्चंस पे तैयारियां नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे चले जाते हैं और अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। बिल्कुल सही बात है, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, बट लेकिन आप लोगों के सामने क्वेश्चन जब आता है तो कंसेप्ट आप लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, आप लोगों को करना क्या होगा, अगर आपने कंसेप्ट क्लियर आपने कर लिया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आपका जो है कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा। अदरवाइज कोई भी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। मोस्टली क्या होता है कि हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाना भूल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करके हम एग्जाम देने जाते हैं, बट एग्जाम में हमें जो है प्रॉब्लम सामने देखने को मिलती है। अब उसका रीजन क्या है दोस्तों, मैं आप सभी को बताता हूं। आप सभी काफी अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसा कि आप सभी को बताया, और मैं भी दोस्तों आप लोगों के एक बात फॉलो करने के लिए बोलूंगा कि अगर दोस्तों आपकी मेमोरी के अंदर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर अगर आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आप सभी से कह देना चाहता हूं कि आपके माइंड की मेमोरी के अंदर 10,000 क्वेश्चंस का संग्रह होना चाहिए। 10,000 क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में क्लियर हैं तो आप कोई भी एग्जाम को क्रैक नहीं, टॉप कर सकते हैं। ये दोस्तों वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज इस बात को मैं फॉलो करता आया हूं और इस बात से मुझे दोस्तों काफी अच्छा बेनिफिट्स अपनी लाइफ में भी मिला है, और एज इट इज दोस्तों अपने एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूं। इसलिए मैंने आप लोगों के 2 मिनट लिए जिससे कि आप सभी को एक मोटिवेशन मिले कि सच में हमें करना क्या है। तो दोस्तों करना क्या है, आप सभी ने कॉन्सेप्ट तो पढ़े होंगे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने दोस्तों क्वेश्चंस नहीं किए तो क्वेश्चंस दोस्तों मैं आप लोगों को करवाऊंगा। अगर डेली दोस्तों मैं 50 क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूं, जैसा कि आप सभी को बताएं सितंबर अक्टूबर में दोस्तों आप लोगों का पेपर होगा, तो सितंबर अक्टूबर की अगर दोस्तों हम 7 महीने मान लेते हैं, 7 × 50 आप लगा करके देख लीजिए, और साथ में दोस्तों मल्टीप्लाई आपको 30 से भी करना पड़ेगा, तो 210 और 210 में इंटू अगर आप 50 से कर देंगे तो तकरीबन दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के पास 10,000 प्लस क्वेश्चंस का संग्रह हो जाएगा। जैसा कि मैं आप सभी को बोल रहा हूं कि अगर आपकी जो माइंड की मेमोरी है उसके अंदर 10,000 क्वेश्चंस हैं तो आप किसी भी एग्जाम को सिंपली क्रैक कर सकते हैं। क्रैक नहीं कहूंगा, टॉप कर सकते हैं, और आई एम 110% श्योर अबाउट दैट कि आप अगर 10,000 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के लेकर अगर आपके माइंड में है तो आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब बात आ जाती है सर जनरल साइंस है, सर अब मैथ में 10,000 क्वेश्चन हम कैसे माइंड में रख लेंगे। बिल्कुल सही बात है, मैथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके कंसेप्ट आपको फॉलो करने होते हैं और आप लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बट जनरल साइंस का दोस्तों एक दायरा, एक उतनी लिमिटेशन है, जो साइंस में पहले हो चुका है अभी तक वही एज इट इज चीजें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो उन पर जैसे क्वेश्चन आज से पहले बनते आए थे, जैसे पहले ऑक्सीजन हुआ करती थी, आज भी हम ऑक्सीजन ही लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कार्बन डाइऑक्साइड लेना शुरू कर दें। तो बस हमें पढ़ना क्या है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बस ऐसे ही क्वेश्चनों को आप लोगों ने फॉलो करना है। बिकॉज साइंस जो पहले थी वही आज है, एज इट इज दोस्तों चलती हुई आ रही है। ये मैथमेटिक्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है, और ना ही कुछ और है जिसमें कोई बदलाव होगा, ना करंट अफेयर जो कि आज कुछ और कल कुछ और हो जाएगा। तो साइंस में दोस्तों आप लोगों के पास अगर माइंड में आपके सेटअप बना करके बैठे हैं कि 10,000 क्वेश्चंस की
आप लोगों के पास मेमोरी है तो आप दोस्तों किसी भी एग्जाम को सिंपली टॉप कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अगर आपको और ज़्यादा इसकी डिटेल चाहिए तो मैं एक पर्सनली इसको लेकर वीडियो बना दूंगा, स्ट्रेटजी को लेकर, हाउ टू क्रैक आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, जो हमारा दोस्तों आज का मोटिव है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आने वाला है, बी रेडी। पहले क्वेश्चन का आप सभी को आंसर करना होगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक और बात मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं, जब भी हम क्वेश्चन कवर करते हैं तो बच्चे काफ़ी बोलते हैं, अभी बोलेंगे जैसा कि मैं इस वीडियो के बाद ही बताया हूं कि सर लेवल के बारे में कोई बात। तो लेवल दोस्तों वही पढ़ाया जाएगा जो आपके आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ना उससे दोस्तों नीचे जाया जाएगा। कोशिश करेंगे कि उससे 2 कदम आगे रहे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है। थोड़ा सा मैंने समय इसलिए लिया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को सारा का सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बिकॉज हमारी फर्स्ट क्लास थी। पहला क्वेश्चन आ चुका है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है और राइट आंसर दोस्तों आप सभी को बताना है। और राइट आंसर होगा पारा, बाष्प और ऑर्गन, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फूल्स गोल्ड का अन्य नाम क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। राइट आंसर दोस्तों इसका होगा आयरन पायराइट को दोस्तों फूल्स गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसको हम दोस्तों फूल्स गोल्ड के नाम से किसको जानते हैं, आयरन पायराइट को। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बर्तनों में नॉन स्टिक कोटिंग किसकी बनी होती है आपको बतानी है। बर्तनों में जैसा कि दोस्तों आप सभी देखते होंगे, तवा वगैरह आप लोग लेने जाते होंगे नॉन स्टिक, जिसपे तेल कम यूज़ करना पड़ता है, तो वहाँ पे दोस्तों चिल्ला चिल्ला के एडवर्टाइजमेंट में बोला जाता है कि टेफलॉन टेफलॉन टेफलॉन। तो टेफलॉन की वो बनी होती है, नायलॉन की नहीं होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बर्तनों में नॉन स्टिक कोटिंग किसकी बनी होती है, टेफलॉन की। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार यौगिक है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है और राइट आंसर दोस्तों आप सभी को बताना है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शनों में से दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट दोस्तों जो पानी की अस्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे गाइज। अगला दोस्तों आप लोगों के सामने है, पानी की स्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार यौगिक कौन सा आपको बताना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कवर किया अस्थायी, अब हमारे सामने दोस्तों स्थायी के बारे में है, तो आपको बताना है। तो सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर उपयुक्त सभी। तो पानी की स्थायी कठोरता के लिए दोस्तों ये सारे के सारे जो है जिम्मेदार होते हैं। सल्फेट भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने, कच्चे फलों को पकने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस है आपको बतानी है। एथिलीन, एसिटिलीन, एथिलीन, ब्रोमीन या ब्यूटेन और एथिलीन। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। राइट आंसर दोस्तों आप सभी को बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोगों के सामने एथिलीन और एसिटिलीन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो आप लोग ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं। तो कच्चे फलों को पकने के लिए उपयोग की जाने वाली गैसें कौन सी होती हैं, एथिलीन और एसिटिलीन, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। सिनेबाज किसका मुख्य अयस्क है दोस्तों आप सभी को बताना है। थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सिंपल लग सकता है जिसको पता है, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए टफ होगा। तो लेवल दोस्तों रेलवे का इतना ही रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, पारा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने, अंडे की बाहरी परत किसकी बनी होती है आपको बताना है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम की, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो बनी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कंफ्यूजन हो जाती है कैल्शियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में। तो दोस्तों अंडे की जो बाहरी परत बनी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, नॉट बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, डैश को कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। राइट आंसर दोस्तों होगा रेयन, रेयन इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो रेयन को दोस्तों कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वीडियो में टाइम का दोस्तों पूरा ध्यान रखा जाएगा आप लोगों का। स्टार्टिंग में सिर्फ आपके 2 मिनट एक्स्ट्रा लिए गए थे, उसके बाद टोटली दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने, पानी में घुलनशील विटामिन है आपको बताना है। विटामिन ए एंड बी, विटामिन ए एंड डी या विटामिन बी एंड सी।
तो 4 ऑप्शनों में से इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, पानी में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि पानी में घुलनशील है, तो दोस्तों बसा के साथ ही मैं ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। इन क्वेश्चनों में हम फिजिक्स भी कवर कर लेंगे, बायोलॉजी भी कवर करेंगे और केमिस्ट्री भी कवर करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, बसा में घुलनशील विटामिन आपको बताने हैं। थोड़ी देर पहले दोस्तों हमने डिस्कस किया पानी में कौन से होते हैं, बी एंड सी। अब आपको बताना है बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ए, डी, ई और के दोस्तों इसके बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो आप लोगों के सामने लिखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ए, डी, ई, के दोस्तों बसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कवर कर लेते हैं। अगला दोस्तों आप लोगों के सामने है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सामान्य परिरक्षक है, आपको बताना है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में दोस्तों जो सामान्य परिरक्षक है वो होगा दोस्तों बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बेंजोइक अम्ल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फोमिक अम्ल दोस्तों चींटी के अंदर पाया जाता है, ये याद रखिए, कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आप लोग दोस्तों इसको जरूर नोट कर लें। तो ऑप्शन नंबर बी तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन फोमिक अम्ल किस में पाया जाता है, चींटी में। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रयोगशाला में पहले कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किसका और किसके द्वारा किया गया था। तो पहला दोस्तों वो यौगिक कौन सा था, साथ में दोस्तों किसने किया था, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला दोस्तों जो था वो यूरिया था, तो यूरिया के साथ अब किसने किया था आपको बताना है। और फ्लेमिंग ने तो नहीं किया था दोस्तों, उनका तो बाएं हाथ का नियम था, ठीक है। मैडम क्यूरी ये रेडियो एक्टिव से जुड़ी हुई है, रेडियो एक्टिविता से, तो ये भी नहीं होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी चेक कर देते हैं, डी में नन ऑफ दीज है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फ्रेडरिक माउलर और द्वारा दोस्तों यूरिया का जो है पहली बार संश्लेषण किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। चांदी की चमक क्या होती है। अगर ये वाला क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप में से सभी जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर चांदी की चमक क्या होती है, ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आ गया, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं होगी, कहीं मतलब टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी में इस बार पूछा गया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसको गलत कर दिया था। तो चांदी की चमक क्या होती है दोस्तों, ओजोन गैस होती है, ओजोन इसका बिल्कुल राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दोस्तों आप लोगों के सामने है, कैंसर उपचार में प्रयुक्त पदार्थ किया जाता है, आपको बताना है कौन से पदार्थ का यूज किया जाता है। कोबाल्ट 12, कोबाल्ट 16, ए और बी दोनों या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को पता होगा। कोबाल्ट के उपयोग प्रयुक्त के लिए दोस्तों जो पदार्थ यूज किया था, कोबाल्ट 16 यूज किया था कैंसर के लिए। अभी आपको पता है दोस्तों, आज ही कल दोस्तों कैंसर की वजह से आप सभी को पता है मनोहर पारिकर जी की डेथ हो गई है, तो उनकी आत्मा को शांति मिले दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला आप लोगों के सामने है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। अभी हमने डिस्कस किया कोबाल्ट किसके लिए यूज होता है, अब कोबाल्ट किस में पाया जाता है ये भी दोस्तों आप लोगों के लिए करवा देते हैं। तो कोबाल्ट जो पाया जाता है दोस्तों B12 के अंदर पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। अगला दोस्तों आप लोगों के सामने है, लोहा किस अयस्क से निकाला जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप सभी को पता होना चाहिए, और इस बार ग्रुप डी में कम से कम 4-5 शिफ्टों में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। तो लोहा किस अयस्क से निकाला जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हेमेटाइट से निकाला जाता है। अगर आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 के 100 टफ नहीं होते हैं, 5-10 ऐसे सिंपल होते हैं जिनको आप एक बार में देख करके आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एल्यूमिनियम किस अयस्क से निकाला जाता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, तांबा किस अयस्क से निकाला जाता है, आपको बताना है। कॉपर पायराइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, कॉपर पायराइट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, नन ऑफ दीज। तो वॉशिंग सोडा का दोस्तों रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सोडियम कार्बोनेट। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगर किसी को लगता है कि स्पीड सर की ज़्यादा है तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके मुझे बता देना, मैं अपनी स्पीड को भी कम कर दूंगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, वेल्डिंग में प्रयुक्त लाई जाने वाली गैस है, आपको बतानी है। तो वेल्डिंग दोस्तों दो तरह की होती है, एक इलेक्ट्रिक होती है, गैस वाली होती है। गैस वाली वेल्डिंग जैसे कि छोटे मोटे लोहे को जो है जोड़ने के काम आती है, अगर बड़े लोहे के काम जब किए जाते हैं तो इलेक्ट्रिक वाली काम आती है।
तो दोस्तों जो गैस वेल्डिंग होती है, बड़े से जैसे ऑक्सीजन जैसे पाइप होते हैं उसके अंदर जो गैस वाली वेल्डिंग होती है, उसके अंदर आपको बताना है कौन कौन सी उसमें गैसें होती हैं। तो 4 ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के सामने नीचे आ चुके हैं, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। ब्यूटेन और ऑक्सीजन, एसिटिलीन और ऑक्सीजन, एसिटिलीन और नाइट्रोजन, ये तो हो ही नहीं सकती। तो राइट आंसर होगा दोस्तों एसिटिलीन और ऑक्सीजन, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि दोस्तों वेल्डिंग में प्रयुक्त की जाती है। अगला आप लोगों के सामने सांस लेने के लिए समुद्री गोताखोरों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली गैस है, आपको बताना है नाइट्रोजन और हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, या फिर नन ऑफ दिस। पहले दोस्तों नाइट्रोजन भी ली जाती थी, बट नाइट्रोजन भारी होने की वजह से अब हीलियम का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब किसके साथ किया जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑक्सीजन और हीलियम इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा स्रोत आपको बताना है, और इसका आप सभी को आंसर सब पता होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा स्रोत तो आप सभी को पता है कि सूर्य का प्रकाश होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आप इस पर टिक कर सकते हैं। बट एक और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मछली का जिगर जो होता है दोस्तों, उसको भी दोस्तों विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। इन केस अगर आप लोगों के सामने ये वाला कोई ये ऑप्शन है ही नहीं, अगर सोच लीजिए ये वाला नहीं है, अगर मैं यहाँ डाल देता मछली का जिगर, तो आप लोगों का जो राइट आंसर होता मछली का जिगर होता। विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा स्रोत दो होते हैं दोस्तों, सूर्य का प्रकाश और मछली का जिगर। मोस्टली हम किताबों में सूर्य का प्रकाश ही देखते हैं, लेकिन जब आप बड़ी किताबों में जाएंगे तो आपको साथ में ये भी देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किस के रूप में किया जाता है, आपको बताना है। कीटनाशक के रूप में, चूहे मारने के रूप में, जहर के रूप में, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आप लोगों के सामने जो जिंक फॉस्फाइड है उसका उपयोग तीनों के रूप में किया जाता है, कीटनाशक के भी रूप में, जहर और चूहे मारने, तीनों की तीनों चीजें जो है इसमें यूज की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है रेडियन से निकाला जाता है। अब रेडियन से क्या निकाला जाता है आपको बताना है, पिच ब्लेंड, सोडियम, ए और बी दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। तो रेडियम से जो निकाला जाता है दोस्तों वो निकला जाता है पिच ब्लेंड, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कृत्रिम बारिश में कौन सा एजेंट बीज के रूप में होता है, आपको बताना है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर, या फिर नन ऑफ दीज। तो कृत्रिम बारिश में दोस्तों जो एजेंट बीज के रूप में होता है वो होता है सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने होगा, धातुओं के ऑक्साइड हैं, आपको बताना है एल्केन, अल्काइन, एल्कलाइन, या फिर नॉन ऑफ दीज। काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, तीनों एक जैसे ही शब्द आप लोगों को देखने में लगते होंगे। तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं दोस्तों वो एल्केन नहीं होते, एल्काइन नहीं होते, एल्कलाइन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने जंग की प्रक्रिया के दौरान लोहे का वजन आपको बताना है, घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, या फिर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बताना है चार ऑप्शनों में से जो भी आपको लगता हो। जो जंग की प्रक्रिया के दौरान दोस्तों जो लोहे का वजन है वो बढ़ता है, जंग लगती है तो वजन जो है बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। गाइज अभी आप लोगों के लिए इतने सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए और ज़्यादा बढ़ा दूंगा। अगर आप लेवल की बात करेंगे तो लेवल दोस्तों इतना ही आता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा लेवल चाहिए तो वो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दोस्तों वो आप लोगों के एग्जाम में काम नहीं आएगा, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ये दोस्तों आप आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करें तो इतना लेवल आप लोगों के लिए इनफ है, और मुझे उम्मीद है आप सभी ने पेपर दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल है, आपको बताना है मरकरी, गैलियम, ए और बी दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल आप लोगों के सामने क्वेश्चन आता है तो आप लोगों का राइट आंसर होगा गैलियम, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मरकरी मत लगाइएगा, मरकरी इसका बिल्कुल राइट आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कवर कर लेते हैं। अगला आप लोगों के सामने है फायर प्रूफ वाटर प्रूफ कपड़े तैयार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, और राइट आंसर दोस्तों आप सभी को बताना है। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम हाइड्राइड, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, बाइकार्बोनेट भी नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम हाइड्राइड, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे दोस्तों आप लोगों के सामने मुझे उम्मीद है हमने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रखे थे, बात हमने 50 क्वेश्चंस की थी, लेकिन आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चंस ही लेकर के आए हैं।
अगली जो क्लास आएगी दोस्तों उसमें आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चंस ही लाए जाएंगे। एक्चुअली मेरी आज क्लास का मन नहीं था, मतलब तैयारी नहीं थी, मन का कोई मैटर नहीं है। तैयारी ना होने की वजह से दोस्तों मैंने सोचा कि चलो मैं क्लास 1-2 दिन बाद हम शुरू करेंगे, लेकिन आप लोगों के दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट और सजेशन और दोस्तों डिमांड की वजह से मुझे क्लास जो जल्दी शुरू करनी पड़ी, जिसके चक्कर में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चंस मैंने आज आप लोगों के लिए रखे। लेकिन आगे आने वाली क्लास में अगर आप लोग डिमांड करते हैं तो मैं 60-60 क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। और मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही है कि जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, इस बार आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। सो गाइज, अगली क्लास आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ऐसी क्लासेस के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को इतनी बढ़िया और इतने दोस्तों एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियोस मिलते रहें। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू।